हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और आज के टॉपिक में हम देखते हैं हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। ठीक है, और ये वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 214 है, उसमें ही उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और जैसे आपको मालूम होगा, भारत में जो ब्रिटिश रूलिंग चल रही थी, तो उस ब्रिटिश रूलिंग के तहत ही क्या हुआ कि सर्वप्रथम 1862 में ही भारत में हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास हाई कोर्ट गठित की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम कब हुआ था? 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट गठित की गई। और उस तदुपरांत 1866 में ही फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गठित की गई। आपको जैसे पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो प्रेजेंट टाइम है भारत की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है। ठीक है, तो हाई कोर्ट को हम देखते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 214 है, जिसमें ही हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है, तो उसी आर्टिकल में क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगी। ठीक है, भारत के प्रत्येक एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 214 में। पर साथ ही साथ जो आर्टिकल नंबर 231 है, इसमें यह बोला गया है कि संसद के पास यह अधिकार है कि वो 2 से अधिक राज्यों या फिर एक राज्य और एक से अधिक केंद्र शासित राज्यों के लिए वो एक हाई कोर्ट बना सकती है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 214 में तो ये कहा गया है कि हर राज्य के लिए अपनी एक अलग हाई कोर्ट होगी, पर वहीं 231 में ये कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वो 2 राज्यों के लिए या एक राज्य या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वो हाई कोर्ट गठित कर सकती है। ठीक है, वो है आर्टिकल नंबर 231 में। आपको जैसे मालूम होगा, प्रेजेंट टाइम में भारत में 6 ऐसी हाई कोर्ट हैं जिनके अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। ठीक है, 6 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें दिल्ली अकेला एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपनी हाई कोर्ट है। ये 1966 में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, दिल्ली अकेला एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपनी खुद की एक हाई कोर्ट है। अब हम हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं, उनके जजों के बारे में देखते हैं, जस्टिस के बारे में, कि जो हाई कोर्ट का होगा तो उनके जो जस्टिस होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो उनकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 217 में। और इसमें ये कहा गया है कि जो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति जी वहां पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पर? एक तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उसकी, और उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे उसकी सलाह पर मुख्य न्यायाधीश वहां पर नियुक्त होगा उस हाई कोर्ट के लिए। जबकि जो अदर जस्टिस होंगे तो उनके लिए क्या होगा कि कई प्रकार के नियम बनाए गए, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए बताया था आपका कोलिजियन सिस्टम जो प्रेजेंट टाइम में है, तो वो कोलिजियन सिस्टम यहां पर भी वर्किंग में है, हाई कोर्ट में भी। तो उसमें क्या है कि उसके लिए एक 3 सदस्यीय परामर्श मंडली, एडवाइजरी कमेटी होगी, वो सिफारिश करेगी। और इसमें होता कौन है? इस तीन मेंबरों में कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, इन 3 मेंबरों में एक तो हमारा सीजीआई होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, इसके अलावा उसी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जस्टिस होंगे, वो इस कमेटी में होंगे। तो वो ये 3 लोग जिसकी सिफारिश करेंगे, ठीक है, तो वो लोग अदर जस्टिस हमारे बनते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, समझ लेना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर जो चीफ जस्टिस बनेगा हाई कोर्ट का, वो उसके लिए कौन सिफारिश करेगा? एक तो सीजीआई सिफारिश करेगा और संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा, उसको राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश बना देंगे उस हाई कोर्ट का। अदर न्यायाधीशों के लिए क्या होगा? एक 3 सदस्यीय परामर्श मंडल होता है, और वो जिसकी सिफारिश करता है उनको राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाएगा? ठीक है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे अदर जस्टिस हो, तो उनको शपथ दिलाएंगे संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, या राज्यपाल खुद दिलवा देंगे या अपने द्वारा नियुक्त किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा उनको शपथ दिला दी जाएगी। ये शपथ का प्रावधान आर्टिकल नंबर 219 में है। और ये शपथ क्या होगी? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल 3 है, तो उसमें जो इनकी प्रेम्बल के बारे में प्रावधान किया गया, उसके तहत ये आर्टिकल नंबर 219 के थ्रू वहां पर शपथ लेंगे।
चीज क्लियर है थोड़ी सी। इसके आगे देखिए हम लोग, इनकी योग्यताएं क्या होंगी, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो योग्यताओं वाला पार्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए चाहे हाई कोर्ट के लिए, हमारे एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से निकल आते हैं। तो जो इनकी योग्यता होगी वो कुछ नहीं होगी, वो क्या है, 10 वर्ष तक का इनका न्यायिक पद पर कार्य किया हो। इन्हें भी किसी भी कोर्ट में 10 साल तक, 10 मिनिमम लगातार 10 साल से ये उस पद पर हो, या फिर 10 साल से वो ये प्रैक्टिस कर रही हूं एज ए वकील, एडवोकेट के रूप में। ठीक है, तो इन लोगों की ये सिफारिश की जाएगी तो राष्ट्रपति उसको हाई कोर्ट में जज बना सकता है, जस्टिस बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी क्या योग्यता है, एक तो वही कॉमन योग्यता रहेगी, भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये अपने पद पर टाइम ड्यूरेशन उनका कुछ फिक्स नहीं होता है, पर हाँ मैक्सिमम ये अपने पद पर 62 ईयर की एज तक रह सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में 65 और हाई कोर्ट में 62 ईयर की एज तक रह सकते हैं। ठीक है, इनकी सैलरी की बात कर ले तो जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट का, उसकी जो सैलरी होगी उसकी होगी 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए होगी। और जो अदर जस्टिस होंगे उनकी जो सैलरी होती है वो 2.25 लाख रुपए होती है, 2.25 लाख रुपए। ठीक है, और जो इनकी जो पेंशन होगी वो कितनी होगी, वो इनकी पेंशन चाहे सुप्रीम कोर्ट के लिए पूछे, चाहे हाई कोर्ट के लिए पूछे, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए पूछे, तो नॉर्मल वे में जो उनका ऑप्शन हमें मालूम होता है वही होता है। नहीं तो आप निकाल के बता देंगे कि जो इनका जो लास्ट 2 सैलरी होती है, रिटायरमेंट से पहले लास्ट 2 सैलरी होती है, उस सैलरी का हाफ, उस सैलरी का जो एवरेज हाफ होता है, एवरेज होता है, वो इनकी पेंशन बनती है। ठीक है, एवरेज पता ये है कि दोनों के ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, जो एवरेज निकलेगा वो उनकी सैलरी पेंशन बनेगी। ठीक है, तो वही पेंशन इन लोगों की होगी। हाँ, अब जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्य क्षेत्र किसका, हाई कोर्ट का। थोड़ा जल्दी में हम वीडियो बना रहे हैं कि लास्ट टाइम बच्चों ने कई कंप्लेंट की कि सर आपका वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो हम थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करेंगे। तो जो कार्य क्षेत्र है उनकी, तो पहला तो है आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता क्या है, आरंभिक अधिकारिता हम लोग देखते हैं इनके पास विवाह, तलाक, कंपनी कानून, कोर्ट की अवमानना, और ये संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधी जो विवाद होंगे उसका निपटारा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है रिट जारी करने का राइट इनके पास, रिट जारी करने का वो किसमें है, आर्टिकल नंबर 226 में। ये ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 226 में जब हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा होता है तो उस दौरान हाई कोर्ट भी रिट जारी करती है। वही सारी रिट जो 5 प्रकार की जो हमने सुप्रीम कोर्ट में देखी थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो यहां पर करेगा। वहां वो सुप्रीम कोर्ट करता था आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू, यहां पर जो हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगा आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होंगी ये किसमें आएंगी, आरंभिक अधिकारिता में आएंगी। कौन कौन सी, विवाह से रिलेटेड जो नियम कानून है, तलाक से लेकर है, कंपनी कानून से लेकर है, कोर्ट की अवमानना से है, और सुप्रीम संसद या भारत के राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधी है। रिट जारी करने का भी अधिकार इनका किसमें आएगा, आरंभिक अधिकार क्षेत्र में ही आएगा। इसके अलावा थोड़े बहुत राइट इनके उससे भी है, रेवेन्यू से रिलेटेड भी आरंभिक है अधिकारिता में ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा इनके पास एक और इंपॉर्टेंट है पर्यवेक्षी अधिकारिता। पर्यवेक्षी अधिकारिता क्या होता है कि हाई कोर्ट उस स्टेट के अंदर जो भी इनका अधिकार क्षेत्र है, हाई कोर्ट का जो अपना अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र के अंदर जो भी कोर्ट आ रही हैं, पर इसमें से जो आर्मी कोर्ट होती हैं, आर्मी कोर्ट को छोड़कर वो सब इनके अंडर में कहीं काम करेंगी। उनके लिए नियम रेगुलेशन कौन बनाएगा, उनके एम्प्लॉइयों के लिए नियम रेगुलेशन कौन बनाएगा, हमारी हाई कोर्ट ही बनाएगी, ठीक है। पर्यवेक्षी है, ठीक है। तो उनके अंडर में जो भी कोर्ट से आ रही हैं सैन्य आर्मियों को छोड़कर, उनके लिए, उनके एम्प्लॉइयों के लिए सारे नियम कानून यही उस स्टेट की हाई कोर्ट ही देखेगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है अभिलेखीय अधिकारिता। क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी हमारी अभिलेखीय न्यायालय होती है। इसके द्वारा जो दिया गया जो कोई भी डिसीजन होगा एक सबूत के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में हमेशा सुरक्षित होगा और उसको कोई गैर कानूनी घोषित नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हमेशा रिकॉर्ड के फॉर्म में होगा। अब ये किसमें आएगा, अभिलेखीय न्यायालय। इसके बाद अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता क्या है, उस स्टेट की हाई कोर्ट से नीचे की जो भी कोर्ट हैं, तो उनके डिसीजन से संतुष्ट ना होने के कंडीशन पर है, वो एक पक्ष है जिसको
लिखित में दिया जाता है तो वो उसके लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो उन सभी कोर्टों के लिए अपीली कोर्ट होती है कौन, हमारी हाई कोर्ट, अपीली अधिकारिता। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, काफी इंपॉर्टेंट है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि जो हाई कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह ही संसद या राज्य विधानमंडल के जो कानून बनाया है तो उसने किसी कानून का यदि उल्लंघन किया है तो उसके लिए उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो वही हो जाता है न्यायिक समीक्षा का अधिकार, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ये चीज समझ में आ गई है। तो ये उसके कुछ प्रमुख अधिकार होते हैं, देख लेना, आरंभिक अधिकारिता, पर्यवेक्षी अधिकारिता, अभिलेखीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और न्यायिक समीक्षा का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में, तो जैसे मालूम है आपको प्रेजेंट टाइम में भारत में टोटल कितनी हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। और यदि आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।